Hello everyone, welcome to my YouTube channel Leading Classes. Myself अंकुश ठाकुर. लीडिंग क्लासेस एक एजुकेशनल चैनल है जिस पे हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए वीडियो कोर्सेज लेकर आ रहे हैं. ये सारे के सारे कोर्सेज आपको फ्रीली अवेलेबल रहेंगे और कोर्सेज के साथ साथ हम फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी हैंडमेड नोट्स की फॉर्म में. आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस देखनी है. वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा हैंडमेड नोट्स के लिए. आप या तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ हम डेली बेसिस पे लिंक प्रोवाइड कर देंगे वीडियोस डाउनलोड करने के और साथ ही साथ हैंडमेड नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे. तो चलिए, मैं आपको अकाउंटिंग करवाने जा रहा हूँ. टीएस गरेवाल की बुक कवर करवाऊंगा आपको क्लास 11th के लिए. हम आप पहला चैप्टर शुरू करेंगे. चैप्टर शुरू करने से पहले हम आज इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. अकाउंटिंग से अकाउंटिंग है क्या. अकाउंटिंग के बारे में तो आपने वर्ड तो सुना होगा पहले भी, लेकिन जान लेते हैं अकाउंटिंग है क्या. अपने डेली बेसिस पे अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़े बड़े बिजनेस के लिए. डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. सपोज करो कि आप किसी स्कूल में स्टूडेंट हो, आपको आपके पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं डेली बेसिस पे. भी सपोज करो कि आपकी पॉकेट मनी है 50 रुपीज़. आप स्कूल लेकर जाते हो, खर्च करते हो, जो बचते हैं आप रख लेते हो. नेक्स्ट डे आपको फिर 50 रुपये मिलते हैं, आप खर्च करते हो. जो बच गए तो रख लिए, नहीं तो आप सारे खर्च कर देते हो. इसी तरह आप डेली, अगर आपसे डेली हिसाब किताब लिया जाए शाम को आके कि आपने कहाँ कहाँ खर्च किए हैं पैसे, किस किस चीज़ पे खर्च किए हैं, तो आपको ओवरली याद रहेगा कि हमने 50 रुपये में से 10 रुपये के चिप्स खा लिए या 20 रुपये की कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली या कहीं और खर्च कर दिए और इतने हमारे पास बच के 10 रुपये बच गए हमारे पास. अगले दिन आपको पूछा जाए कि आपने अगले दिन जो 50 मिला था उसका क्या किया, तो आप वो भी हिसाब रख लोगे, बता दोगे ओवरली कि मैंने 10 रुपये का ये खाया, 15 रुपये की कोई और चीज़ खाई और 25 रुपये मेरे पास बच गया, बैलेंस बच गए. और नेक्स्ट डे आपके पास 50 रुपये और मिलेंगे, आपके पास पिछला भी बैलेंस होगा, एकोमोडेट हो जाएगा, आप कुछ खर्चोगे कुछ बचाओगे. डेली बेसिस पे तो आपको याद रह जाएगा. और अगर आपसे कोई हिसाब मांगे कि पिछले 30 दिनों में, एक महीने में आपको डेली 50 रुपये मिले हैं इंक्लूडिंग संडेज या हॉलीडेज जो भी है, तो आपको कितने रुपए मिले होंगे, टोटल 1500 मिले होंगे. अगर आपको वो कोई हिसाब मांग ले कि आप डेली बेसिस पे कितने कितने खर्च किए थे, कहाँ कहाँ आपने 1500 पूरा खर्च किया, तो आप शायद हिसाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको एक रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा कि मेरे को वो टोटल एक महीने में कितने रुपए मिले थे, मैंने कहाँ कहाँ खर्च किए वो. तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है. आप अगर डेली बेसिस पे अपना चार्ट बना के या कोई भी अपनी बुक बना के उसमें रिकॉर्ड करते रहोगे कि आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया, किस किस चीज़ पे कितने खर्चे किए, डेली बेसिस पे आपने कितनी सेविंग्स की और एंड ऑफ द मंथ आपके पास कितने रुपए बचे हैं या कुछ भी नहीं बचा, उसके लिए आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए हमारी डेली लाइफ में जो है अकाउंटिंग कहीं ना कहीं यूज़ होती है, हमें चाहे पता हो चाहे ना हो. कुछ हम डेली मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं छोटे छोटे काम के लिए, बड़े बिजनेस में भी अकाउंटिंग यूज़ होती है. इसलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोला जाता है. लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि इसके बिना बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता. ये बैकबोन है बिजनेस की. अब अकाउंटिंग के लिए हमें ये पता होना चाहिए, अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, किसे कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग. फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है लूका पैशियोली को. लूका पैशियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है. ये एक इटालियन मैथमेटिशियन है और साथ ही साथ एक फ्रांसीसियन मोंक भी है. और अगर हम बात करें कि फादर ऑफ इंडियन अकाउंटिंग, तो वो किसे कहा जाता है. फादर ऑफ इंडियन अकाउंटिंग कहा जाता है श्री कल्याण सुब्रमणी अय्यर को. ये है हमारे इंडियन फादर ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, जाहिर सी बात है, हमें अकाउंटिंग शुरू करने से पहले ये तो पता होना चाहिए फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, इंडियन फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है. अब हम आते हैं अकाउंटिंग के पहले चैप्टर पे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा सबसे पहले कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग देम into a useful information and finally communicate that useful information to its users. बेसिकली क्या है कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखेंगे कि वो ट्रांजैक्शन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में उस इन्वॉल्व है क्या, उस मॉनेटरी टर्म्स में देखी जाएगी। अगर तो वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है तभी उसको हम बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहेगा, बिल्स वगैरह चाहिए रहेंगे, रिसिप्ट चाहिए रहेंगी, कैश मेमो चाहिए रहेगी। आपने मान लो किसी मॉल में जा रहे हो, सपोज करो कुछ सामान खरीदते हो, उसके बदले में आप कैश मेमो रिसिप्ट दी जाती है ना, जिसमें सारी डिटेल्स रहती हैं, कितने यूनिट का क्या सामान खरीदा आपने, क्या क्या खरीदा। कुछ और सेलर से, आप मैन्युफैक्चरर से कुछ खरीद रहे हो, वो आपको इनवॉइस बना के देगा कि इतना सामान इसने मेरे से खरीदा है, कैश पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है। तो वो सब रिसिप्ट जो है हम सेव करके रखते हैं। जब एंट्री करनी होती है ना, तो उसी से आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये कब हुई थी, उसकी डेट क्या रहेगी। तो ये आइडेंटिफिकेशन में आता है। मेजरिंग में क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होगी हम उनको चेक करेंगे कि इनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पे बिजनेस का या नहीं। और अगर तो पड़ रहा है तब तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी, और अगर नहीं पड़ रहा तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी और वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं की जाएगी, चाहे उसका कितना भी बड़ा इम्पैक्ट क्यों ना हो। सपोज करो आपने 500 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, आप उसको आगे 550 रुपये का बेच रहे हो, उस पर प्रॉफिट कमा रहे हो 50 रुपये का, ठीक है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आप कुछ और एक्सपेंस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में आप इन्वॉल्व हो किसी चीज़ की, तो आपने फैक्ट्री का रेंट देना है, वो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन, और जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगा। अब ये हम मेजर करेंगे वही उसी के बेसिस पे कि पैसा इन्वॉल्व है या नहीं है। तो जो नहीं होगी उसको छोड़ देंगे। जैसे सपोज करो मैनेजमेंट स्किल्स होगी, कोई टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, एफिशिएंटली सब वर्कर्स को देख रही है, टाइम तो अपना स्पेंड कर रही है अच्छे से, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प कर रही है। लेकिन वो क्या है कि मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वो कंसीडर ही नहीं की जाएगी, वो एफर्ट्स कोई मायने नहीं रखेगा अकाउंटिंग में। थर्ड वाला रिकॉर्डिंग। अब मान लो हमारी ट्रांजैक्शन आ गई, ठीक है, अब हमने उसको रिकॉर्ड करना है। उससे पहले तो हम ये समझते हैं कि मेरा ट्रांजैक्शन है क्या। ट्रांजैक्शन प्लस इवेंट। मान लो कि मैंने कोई सामान खरीदा 5000 रुपये का और आगे मैंने उसे बेच दिया 200 रुपये के प्रॉफिट में। सपोज 5000 का सामान लेके मैं उसको 5200 का मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। ये तो मेरी होगी ट्रांजैक्शन, मैंने सामान खरीदा 500 रुपये का, ठीक है, किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदा, मैं रिटेलर हूँ, मैंने आगे सेल करना, मैंने सामान खरीदा, तो मेरी ट्रांजैक्शन होगी। अब मैंने वो 1200 रुपये का आगे बेच दिया, ये भी ट्रांजैक्शन होगी कि मैंने सेल कर दिया। ये तो मैंने परचेज किया था, ये ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद मैंने सेल कर दिया 5200 में। अब जो इवेंट होगा वो क्या होगा, इवेंट बेसिकली है ट्रांजैक्शन का आउटकम। मैंने जब 5000 का सामान खरीदा है, उसमें क्या हुआ कि मेरे पास स्टॉक आया और 5000 का मेरे पास कैश चला गया मेरे से, मैंने क्योंकि पेमेंट की, तो वो हमारा 5000 का एक्सपेंस हुआ बेसिकली। तो वो इवेंट कहलाएगा कि हमारा 5000 की जो परचेज थी वो एक तरह से एक्सपेंस था। तो जब हम सेल करते हैं 5000 की चीज़ 1200 में बेच रहे हैं 5200 में, तो उसमें क्या हमें 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये दूसरी ट्रांजैक्शन का आउटकम हो गया कि हमें 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जब हमने 5200 की सेलिंग की है, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो हमारा आउटकम है इवेंट का, या तो रिजल्ट बोल लो। तो ये है ट्रांजैक्शन और इवेंट, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन और रिकॉर्डिंग में थे। रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी उसे हम ना एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जो फर्स्ट बुक बोला जाता है, जिसको प्राइम एंट्री बुक बोला जाता है, उसका नाम है जर्नल। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी तो बस सिर्फ जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ तुमको। जर्नल में उसको रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजैक्शन हमने सपोज ऐसे लिखी है, मैंने परचेज किया कोई रॉ मटेरियल, मान लो यहाँ लिख देता हूँ परचेज की, बिजनेस के लिए हमने परचेज किया है कंप्यूटर, बिजनेस में यूज़ के लिए, बिल्स वगैरह बनाने के लिए सपोज कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, हमने कंप्यूटर परचेज कर लिया, मान के चलो 50,000 का। तो ये हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी रहेगी उस बुक में। वो एज इट इज़ रिकॉर्ड नहीं होगी, परचेज कंप्यूटर रुपीज़ 50,000 लिख दिया हमने, वो अलग फॉर्म में रिकॉर्ड होगी। जिस फॉर्म में वो रिकॉर्ड होती है उसे एंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएगा वो एंट्री को बताएंगे कि एंट्री रिकॉर्ड कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, यहाँ तो हमने रिकॉर्ड कर ली ट्रांजैक्शन एंट्री की फॉर्म में,
उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट अकाउंट बनते हैं जितने भी, मान लो हमने कोई सेल किया होगा, ठीक है, कोई परचेज किया होगा, जैसे हमने कोई फैक्ट्री का रेंट दिया होगा, अलग अलग नेचर की ट्रांजैक्शन होगी, कोई इंटरेस्ट पे किया होगा, कोई लोन की इंस्टॉलमेंट पे की होगी, कोई कैपिटल वगैरह हमारे बिजनेस में आई होगी, और एडिशनल कैपिटल आई होगी। ये तो हम सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे जनरल में, बट हमें ये भी हिसाब रखना पड़ेगा ना कि कैपिटल कितनी बार आई है एक साल में, कितनी बार कितने रुपए, हमने किस टाइम पे सेल्स की हैं, हमने किस टाइम पे परचेजेस किए हैं, हमारे एक्सपेंसेस क्या थे, किस टाइम पे किस डेट पे हमने कितने एक्सपेंस पे किए, तो वो हम एक एक करके चेक करेंगे जनरल में, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं। सपोज करो डिफरेंट अकाउंट्स बना लिए, उसमें हम लोग लिख देंगे अकाउंट्स को, जितने भी अकाउंट्स बने ना इनको बोलते हैं लेजर। मान लो हमने सेल्स अकाउंट बना लिया, सेल्स के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी आगे डेट डाल के वो सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है, जितना भी रेवेन्यू है, जितनी हमने सेल्स की, या सेल्स करने के बाद कुछ सामान वापस आता है, कुछ डिफेक्टिव था, सेल्स रिटर्न बोलते हैं उसको, तो वो रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद परचेज बुक आ जाएगी, परचेज में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट बन गया, उसमें हम परचेज के रिगार्डिंग सब रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बन गया रेंट अकाउंट, हम सारा रेंट में रिकॉर्ड कर देंगे। इससे बेसिकली होगा क्या क्लासिफिकेशन में, जितने भी ट्रांजैक्शन है मान लो सेल्स से रिगार्डिंग जितने भी ट्रांजैक्शन वो एक अकाउंट में आ जाएंगी, परचेज के रिगार्डिंग एक में आ जाएंगी, रेंट के रिगार्डिंग एक में आ जाएंगी, कैपिटल की होंगी तो वो एक में आ जाएंगी। हमको इससे क्लासीफाई करना इजी रहेगा, देखना इजी रहेगा कि रेंट अकाउंट में कितना है, परचेज अकाउंट में कितना है, सेल्स अकाउंट में कितना है। इससे ये पता चल जाएगा हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, सेल्स में कितना सामान बेचा हमने परचेजेस कितनी की है वो पता चल जाएगा, हमने रेंट कितना पे किया वो पता चल जाएगा इजीली। जब इतना पता चल जाएगा उसके बाद हम ये समराइज कर पाएंगे एक्चुअली हमने पूरे साल में परचेजिंग कितनी की, एक्सपेंस कितना किया, कितना खर्चा किया हमने सामान खरीदने पे। मान लो 1 लाख का, हम इससे पता लग गया कि 1 लाख रुपए हमने परचेजिंग की, और हमने टोटल ओवरऑल सेल्स की 1.5 लाख रुपए की। 1 लाख का सामान खरीदा, 1.5 लाख की सेल्स की। मान लो उसमें रेंट भी दिया होगा, 20,000 का रेंट निकाल लो, कोई जो वर्किंग लेबर लगी होगी, सैलरी वगैरह देनी होगी, वो कुछ लग गया होगा 20,000, ठीक है। 10,000 मतलब 1.5 लाख के रेवेन्यू पे हमने 1 लाख तो ये परचेज एक्सपेंस माइनस कर दिए, 20,000 का रेंट माइनस कर दिया, 20,000 की सैलरी वगैरह वर्कर में जो फैक्ट्री में कुछ और भी खर्चा होगा वो माइनस कर दिया। तो ये सब निकाल के भी हमारे पास 10,000 बच रहा है। तो ये क्या होगा, हमने मान लो 1 लाख का सामान खरीदा, 1.5 लाख का बेचा, खर्चे निकाल के 10,000 का हमें प्रॉफिट हो गया जो भी हमने बिजनेस किया। तो इससे हम समरी बना सकते हैं कि कितने अकाउंट में क्या क्या हिसाब किताब हुआ। एंड ऑफ द डे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट कैसे रहा, क्या नहीं रहा या लॉस रहा। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन में भी यही सेम ही आ जाएगा कि सब अकाउंट से हमें ये पता चल जाएगा कि हमने किस अकाउंट से कितना पैसा लेना है या किस अकाउंट में कितना देना भी। सपोज करो कि हमने जैसे परचेजिंग की थी, 1 लाख की परचेजिंग करनी थी, ठीक है। अब उसमें कुछ परचेजिंग हमने की होगी कैश में, कैश सीधा दे दिया होगा, 50,000 का सामान खरीदा कैश दे दिया होगा 1 लाख में से। अब 1 लाख में से कुछ क्या खरीदा होगा क्रेडिट पे, उधार पे, कि जैसे मेरा सामान बिकेगा अब 50,000 नेक्स्ट टाइम में इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। तो हमें ये पता लग जाएगा इस अकाउंट से जब समरी बनाएंगे कि हमने जो 50,000 का सामान खरीदा था कैश तो दे दिया, अभी हमारा 50,000 का हिसाब किताब रहता है। हमने जो सेलर था जिसने हमें सामान बेचा था उसको हमने अभी देना है, हमारा उधार है उस पर। तो ये परचेजिंग से पता चल जाता है, इसी को समराइजिंग बोलते हैं, समरी सारी, इसी को सॉरी इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन से पता चल जाता है और इसी के बेसिस पे हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही बेसिकली रहता है, जैसे मैंने बताया कि 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है वो पता लग जाएगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर हम बनाते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट में हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट में हमें ये पता लगता है कि जो हमने स्टॉक खरीदा है वो साल खत्म होते होते कितना हमारे पास बच गया, वो हमारा एसेट है। जो भी स्टॉक है सपोज 1 लाख का खरीदा था, उसमें से 20,000 का बच गया, 80,000 का हमने बेच दिया, 80,000 का बिका होगा 1.5 लाख या कुछ रुपए का, 20,000 का भी बचा हुआ, तो वो हमारा एसेट है, वो हम उसको अगले साल बेच सकते हैं। या तो हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बिल्डिंग खरीदी थी जिसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारा एसेट है। उस पर कुछ वैल्यू उसकी कम हुई या ज़्यादा हुई है, ये पता लग जाता है। तो ये सारे डिफरेंट जब अकाउंट्स बनते हैं, एसेट के अकाउंट बनेंगे या अलग अलग अकाउंट बनेंगे, उससे हम इनकम स्टेटमेंट भी पता कर लेंगे, पोजीशन स्टेटमेंट भी पता कर लेंगे, इसी से सारी इंटरप्रिटेशन हम पता लगा लेंगे। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगी, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया हमने, बैलेंस शीट बना ली, इनको बनाने से क्या पता चलेगा, हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का आइडिया मिल जाएगा कि बिजनेस में चल क्या रहा है, कितने उसमें प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, कैपिटल कितनी आ रही है उसमें, आगे फ्यूचर में क्या डिसीजन ले सकते हैं उसके रिगार्डिंग, वो सब हमें इंटरप्रिटेशन करने से पता चल जाएगा। जब ये सब कर लेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस की या बैलेंस शीट की, वो हम अपने यूजर्स को देंगे। बिजनेस के जो यूजर्स होंगे, सपोज करो कि बिजनेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्हें तो चाहिए रहेगी, जो ओनर्स हैं उनको तो चाहिए रहेगी, ताकि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, कैसे ग्रो कैसे करें, हमारे बिजनेस में पूरे साल भर में हुआ क्या है एनालाइज कर सकें। मैनेजमेंट को चाहिए होगी कि हम अपना डिसीजन ले सकें कि आगे हमें कौन सी कॉस्ट वगैरह कवर करनी है या फालतू के खर्चे जो अवॉइड करने हैं, ताकि मैनेजमेंट और अच्छे से कर सकें, फ्यूचर डिसीजन ले सकें। और भी वो यूज़र्स होंगे जिन्हें चाहिए रहेगी हमारी इंफॉर्मेशन, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड यूज़र्स आगे चल के करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये जितने भी थे आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, जितने भी हैं पॉइंट 6 पॉइंट है जो, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं काउंटिंग की बेसिकली। तो हमने डेफिनेशन के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स भी कवर कर ली है, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स में वो ओवरऑल प्रोवाइड किया जाएगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये डेफिनेशन है, पूरा प्रॉपर मेंटेन है, हैंडमेड नोट्स वगैरह अच्छे से। तो इनको याद रखने की एक ट्रिक है कि याद कैसे रखा जाए। उसके लिए ट्रिक रहेगी ये रहेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं लाइन का, जस्ट ट्रिक है ये, स्पेलिंग्स पे भी मत जाना, स्पेलिंग गलत है कुछ भी लिखनी है, जस्ट ट्रिक है आपको याद रखने की। आईडी मीन्स रिक्लासिक, ठीक है, आईडी मीन्स रिक्लासिक, मैं समझा देता हूँ आपको। आइडेंटिफिकेशन को आईडी कर दो, मेजरिंग को मीन्स कर दो, रिकॉर्डिंग को री कर दिया, क्लासिफिकेशन का सी, समराइजिंग का एस, इंटरप्रिटेशन का आई, उसके बाद कम्युनिकेशन, ठीक है। आईडी मीन्स रिक्लासिक, तो ये हम ऐसे आप भी याद रख सकते हैं, ठीक है इसकी। ये तो हो गया। अब हम ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स है क्या अकाउंटिंग के? सबसे पहले मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हम जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है बिजनेस में, पूरे साल भर में हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की होगी, कुछ सामान खरीदा होगा, सेल्स की होगी, कुछ जो बेचा होगा, कुछ रेंट पे किया होगा, किसी तरह का कोई एक्सपेंस होगा, कुछ लोन लिया होगा, कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करनी होगी किसी तरह की, कुछ इंटरेस्ट आना होगा, कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा बिजनेस का, उसकी किस्त जाती होगी, इंस्टॉलमेंट जाती होगी, जो भी है EMI। तो ये सारा रिकॉर्ड जैसे रखना हो पूरे साल भर का, किस किस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रही है, हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो कैसे मिलेगी। ओरल तो याद रख नहीं सकते, हमें पूरा रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा, बुक्स में लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। दूसरी बात, जो भी टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, जनरल लेजर या इनकम स्टेटमेंट या पोजीशन स्टेटमेंट होगी, कैपिटल हो गया, एसेट हो गया, ये हम जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे एक एक टर्म को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तो जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ इसीलिए। सेकेंड है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अभी मैंने बात बोली कि इन्फॉर्मेशन कोई भी किसी तरह की चाहिए रहेगी, और सपोज करो हमें रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पूरे साल में कंपनी ने सेल्स कितने की की। मान लो अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे, सेल्स अकाउंट बनेगा, उसमें आएगा कि मान लो 5 लाख की सेल्स हुई। जो सेल्स होती है ना, हमारा रेवेन्यू होता है कि हमने पूरे साल में कितने का धंधा किया, कितने का सामान बेचा है, कितने का बिजनेस हमने किया। उस पे से हमने मान लो
हमारे जो एक्सपेंस रहेंगे बिजनेस में पूरे साल भर में 500 का, जैसे हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया होगा 2.5-3 लाख का, तो कोई प्रोडक्शन की होगी, उसके अलावा डिफरेंट एक्सपेंसेस भी पे किए होंगे, रेंट पे किया होगा, कोई लोन की EMI पे की होगी, तभी जाके वो सारा निकाल के हमने 5 लाख की सेल्स की है। अगर उसमें से वो सारा माइनस कर दे, सपोज करो सारे एक्सपेंस जो होंगे 4 लाख के होंगे, जितने भी खर्चे हुए हैं इसमें रेंट भी इंक्लूड होगा, रॉ मटेरियल परचेज किए हैं प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ वैसे खरीदे, सैलरी दी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वेजेस दिए जो लेबर टेम्प्रेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, और भी काफ़ी सारे खर्चे होते हैं छोटे मोटे। वो लेके मान लो 4 लाख के सारे एक्सपेंसिव हैं, 5 लाख का रेवेन्यू है, इसमें से अगर माइनस कर देंगे जो हमारे पास बच के आएगा वो हमारा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। मैंने जैसे बताया कि लेजर अकाउंट बनेंगे या जनरल में रिकॉर्ड करेंगे एंट्री पहले, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बताई थी आप लोगों को, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बताया जाता है। इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली होता क्या है, उसमें जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे ना वो एक साइड नोट किए जाएंगे, दूसरी साइड जितने भी हमारे रेवेन्यू होगा, किसी भी तरह की इनकम होगी वो नोट किए जाते हैं। ये तो मैंने डायरेक्ट वे से बता दिया कि आपको 5 लाख का रेवेन्यू हुआ तो उसमें से 4 लाख के एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो वो हो गया। बेसिकली इसका फॉर्मूला भी यही रहेगा कि ओवरऑल रेवेन्यू में से आप ओवरऑल एक्सपेंसेस अगर माइनस कर देते हो जो आपका बच आएगा वो प्रॉफिट होगा। तो वो इनकम स्टेटमेंट से पता लगेगा कि एक तो इन्फॉर्मेशन ये होगी हमें कि डिटरमाइनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आइडिया मिल जाएगा कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ बिजनेस में। ठीक, सेकंड पॉइंट ये था। उसके बाद हम थर्ड आते हैं डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। सेम जैसे कि इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, इसलिए पोजीशन स्टेटमेंट लगा लो। पोजीशन स्टेटमेंट मैंने भी बताया था लास्ट टॉपिक में। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हमें होता है कि जितने भी हमारी लायबिलिटीज है, कंपनी का जितना भी कर्जा होगा किसी तरह की कुछ देने वाला है, कंपनी की अपनी संपत्ति कितनी, जिसे हम एसेट बोलते हैं, प्रॉपर्टी कितनी, उसका सारा वैल्यूएशन रहती है बैलेंस शीट में। इनकम में तो प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है इनकम स्टेटमेंट में। ये दोनों मिला के इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट इन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का आइडिया मिल जाता है कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, संपत्ति कितनी, कंपनी कर्जे में कितनी है, कंपनी को ओवरऑल लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है। इससे हम ये आइडिया लगा पाते हैं कि बिजनेस चल कैसा रहा है, ग्रो कर रहा है या डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या कितना लॉस इनकर कर रहा है, ये सब। और उसके आगे फ्यूचर डेवलपमेंट की क्या आइडिया रहेगा, क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, कितना ग्रो कर रहा है, ये सब हमें फाइनेंशियल पोजीशन से पता चल जाता है कंपनी की। उसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। जितने भी हमारी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट रहेंगी वो कंपनी की मैनेजमेंट देखेगी। देखने से उनके ये आइडिया मिल जाएगा कि हमें फ्यूचर में डिसीजन क्या लेने हैं। हमारी कंपनी अभी तक चला गया 1 साल में, सपोज करो कि प्रोडक्शन हमने जो करनी थी वो हमने 5 लाख की जो रेवेन्यू किया, सेल्स का रेवेन्यू तो कर दिया, उसमें से मान लो हमने 7 लाख का एक्चुअल जो मटेरियल तैयार किया था, 7 लाख रुपये का मटेरियल तैयार किया था। रेवेन्यू का 5 लाख है क्योंकि हमने 5 लाख के हिसाब से मटेरियल बेच दिया, 2 लाख का भी बचा रह गया हमारे पास। वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक का अगले साल भी बेच सकते हैं इसको, 2 लाख का बचा रहेगा सामान, लेकिन देखा जाए मैनेजमेंट देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टॉक बच गया है। इसका मतलब उन्हें ये आइडिया मिल जाएगा कि हम ओवर प्रोडक्शन कर रहे थे, जितनी जो मार्केट में डिमांड है किसी चीज़ की उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे। तो ये भी जो है मैं ऊपर वाले रैंक जो मैंने कवर कर दिया, ये भी एक तरह से कंपनी के लिए लॉस मेकिंग सिचुएशन आ जाती है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास मटेरियल पड़ा रहेगा, ज़्यादा नॉर्मल लॉस होगा, उसमें पड़े एक्सपायर हो गया, कुछ हो जाता है। इस सिचुएशन में कंपनी को ये आइडिया मिल जाएगा कि हमें अपनी जो ओवर प्रोडक्शन नहीं करनी है वो कम करनी, लिमिट करनी है। दूसरी बात, एक्स्ट्रा जो खर्चे एक्सपेंसेस हो रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, उसका आइडिया मिल जाएगा कि कौन से खर्चे नहीं करने हैं। हम उससे ये भी आइडिया मिल जाएगी कंपनी को कि हमारे ऊपर लायबिलिटी कितनी है, उन्हें कैसे पे करनी है, जो हमारा लोन है वो कितना है या कितना नहीं है। कंपनी की जो जितने भी सैलरीज वगैरह जो वर्कर्स जितने भी काम कर रहे हैं उसमें सैलरी कितनी जा रही है, वेजेस कितने पे कर रहे हैं, हमारे पास कैश कितना बच रहा है, कितना नहीं रह रहा, कैश कितना आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है बिजनेस के, कितना अंदर आ रहा है बिजनेस के, इनफ्लो हो रहा है। तो ये सब मैनेजमेंट के लिए जरूरी रहता है। मैनेजमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था
जब कम इंटरप्रिटेशन हो जाती है, उसकी सारी समराइज कर लेते हैं पूरी, उस पर एंट्रीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम अपने यूज़र्स को कन्वे करते हैं कि हमारी कंपनी में या बिजनेस में ये होगा, एक साल में हमने इतनी सेल्स की हैं, इतनी एक्सपेंसेस किए, इतना रेवेन्यू है, हम इतना प्रॉफिट कमा चुके हैं, आने वाले 2 या 4 सालों में हमारा ये विज़न रहेगा, हम इतनी ग्रोथ कर लेंगे, इस पर मान लो 20 या 25% की ग्रोथ हो रही है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को प्रोवाइड की जाती है। यूज़र्स कौन से होते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में करेंगे। फिलहाल इतना होता है यूज़र्स 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूज़र्स, एक एक्सटर्नल यूज़र्स। ये 2 तरह की, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। 2 तरह के यूज़र्स हो गए। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब बिजनेस एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये बेसिकली मैनेजमेंट का काम रहेगा। जब फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी वो कैश जो है ना, कैश भी एसेट का पार्ट है, वो देखेगी हमारा जो कैश है उसका जो है आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो इतना नहीं आ रहा है, मतलब बिजनेस में कैश इतना आ नहीं रहा है, उससे ज़्यादा मतलब खर्चे भी हो रहे हैं उसके साथ साथ कम आ रहा है। तो उसके लिए मेजर्स निकालेंगे डिफरेंट कि हमें कैसे इनफ्लो बढ़ाना है बिजनेस में, फालतू खर्चे कट आउट करेंगे उसके लिए। वो कोई मशीनरी है जैसे, वो भी एसेट का पार्ट है। हमने कोई मशीनरी पड़ी हुई है, खरीद के रखी है बिजनेस में यूज़ के लिए, वो अभी तक यूज़ में नहीं आ रही है, तो बड़े उसमें वियर एंड टियर हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उसको कैसे एनालाइज यूज़ कर सकते हैं बिजनेस में। अगर नहीं कर सकते तो उसको रिटर्न ऑफ कर दें, सेल कर दें, अब बेच दें अगर उसकी ज़रूरत नहीं है मशीनरी की। और या तो कोई मशीनरी है उसको रिपेयर करवाने वाली है, उसकी प्रोडक्शन उसका क्या मशीनरी से रिपेयर होने वाली है, उसमें प्रोडक्शन में फ़र्क आ रहा है, प्रोडक्शन कम कर रही है। कोई मशीनरी सपोज 1 घंटे में किसी चीज़ के 400 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है मैक्सिमम कैपेसिटी पे, तो वो अभी क्या है 250 ही कर पा रही है, उसकी जो प्रोडक्शन स्पीड है स्लो हो गई है। उसको हम रिपेयर करवा के अच्छा करवा सकते हैं कि हम पूरी ऑप्टिमाइज अपनी कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करें, अपनी पूरी 400 की यूनिट्स पे प्रोड्यूस करें। तो इससे हम अपने एसेट जो है उनके इन्हांस कर सकते हैं, उनके वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, या कुछ भी रिपेयर करवा के अपने एसेट्स को देख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ये होता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। गाइस आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जितने भी हमने टॉपिक किए प्लस इंट्रोडक्शन दी अकाउंटिंग के बारे में। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसके सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारे चैनल पर विजिट करें, हमारी वीडियोज़ देखें। और आप अगर कुछ सजेशन भी देना चाहते हो कि और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।